हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे चैप्टर 2 में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस चैप्टर में हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो लास्ट में आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं और इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पिछले वीडियो में निकाला था उसका जो लास्ट में फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, यह आया था और इसको मैंने लिखा था एन बाई वी आर टी, ठीक है ना। ये एन बाई वी क्या होता है, तो देखो आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो यहाँ पर कौन थे, नंबर ऑफ एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका डाइल्यूशन। तो ये हमने लास्ट में जो फॉर्मूला था इस तरह से निकाला था, ये फॉर्मूला हमारा लास्ट में आता है, ठीक है ना। अब हम इसके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस बोलता हूँ मैं, नोट करो आप। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को चेक करो। तो देखो चेक करते हैं आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, वी आर गिवन। देखो टेम्परेचर दे रखा है आपको, टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री दे रखा है। इसको आपको केल्विन में करना होगा, तो केल्विन में करने के लिए 273 इसके साथ ऐड कर देंगे और ये टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद आप लोग देखिए ये m/10 यहाँ पर क्या दे रखा है, m/10 जो यहाँ पर दे रखा है आपको, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है, ये जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन C इक्वल टू 1/10, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर और हमको क्या चेक करना है, एक अपने को क्या चाहिए बेटा, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जो R होता है उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 0.821। ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन की गई है, ये फिक्स रहती है, इसलिए इस वैल्यू को आप बिल्कुल लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। इसका जो यूनिट होता है वो ये होता है एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन मोल, ठीक है ना। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला को यूज़ कीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, वी नो दैट पाई इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला था पाई वी इक्वल टू एन आर टी, यही निकल के आया था ना। अब देखो इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो एन बाई वी आर टी, ये वी इसके अंदर चला गया और पाई इक्वल टू सी आर टी, चूँकि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फाइनल।
अब इस फॉर्मूला में हमको सारी की सारी वैल्यूज़ को रखना है। अब आप अपने वैल्यूज़ को इसमें रखिए। देखो, पुट द वैल्यूज़ पाई इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 1/10, आर क्या है 0.821 और टी क्या है 300। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया भाई साहब। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए आप इसको, क्या निकलेगा बताओ। इसके पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 3 0 आ जाएंगी, 2 0 से 2 0 कट गई। अब इक्वल टू क्या बचा आपके पास 3 का इससे मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, क्या आना चाहिए बताओ, चेक करो। सॉरी, यहाँ पर ये 0821 होता है, 0821। तो आपके पास यहाँ कितनी वैल्यूज़ बचेंगी 4, तो इक्वल टू बन गया 2.46। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है ना 2.46, ये आपका आंसर बनता है। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक, इसकी यूनिट लिख दो एटमॉस्फेरिक ATM, ये आंसर आ गया। तो देखो चेक करके आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। 4% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। सॉल्यूशन कैसा है आइसोटोनिक। अभी आपको बताएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। और आगे लिख रहा है टू 12% सॉल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक, टू 12% सॉल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। ठीक है ना। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ए, कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का मोलिकुलर मास आपको यहां पर निकालना है। ठीक है भाई साहब। सॉल्यूशन कैसा है आइसोटोनिक। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। देखो इस तरह का एपरेटस मैंने लिया था रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। और इस तरह के एपरेटस को लेकर उसमें हमने यहाँ पर पिस्टन लगाए थे, 2 पिस्टन लगा दिए ए और बी, और बीच में हमने क्या लगाई थी SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर सॉल्यूशन ए भर दिया एक और इधर सॉल्यूशन एक बी भर दिया। ये तो सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। ठीक है ना। अब ये जो दोनों सॉल्यूशन है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा हम। इस तरह के एपरेटस में आपने अगर ये 2 सॉल्यूशन भर लिए, अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस में से इस सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, यहाँ पर मूवमेंट कौन करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल। इस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करने चाहिए थे ना ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग तो। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सॉल्यूशन
ए के जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन बी में मूवमेंट नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कह सकते हो फिर आप इसको? ए सॉल्यूशन इन विच solvent particles of one solution does not allow to passage through SPM to other solution। यानी कि एक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम के थ्रू पैसेज नहीं करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि इस वाले सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमको ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि जब एक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल दूसरे सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट नहीं करते हैं एसपीएम के थ्रू, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और इस तरह के जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं इनमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों की जो कंसेंट्रेशन होती हैं, दोनों की जो कंसेंट्रेशन होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दोनों की कंसेंट्रेशन कैसी है बेटा? इक्वल होंगी। इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? कंसेंट्रेशन इक्वल है तभी तो इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती तो पार्टिकल मूवमेंट करते। तो अगर आप सेम कंसेंट्रेशन के दो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल करते हो तो सॉल्यूशन ए के जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो मूवमेंट नहीं करेंगे एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन बी की तरफ, और ना ही सॉल्यूशन बी के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करेंगे सॉल्यूशन ए की तरफ थ्रू एसपीएम। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोनों सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है वो कैसी हैं? बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% यूरिया सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% यूरिया सॉल्यूशन की। यानी कि मान लें हम कि एक साइड में तो यूरिया सॉल्यूशन भर रहा है और दूसरी साइड में कंपाउंड ए भरा हुआ था। ठीक है ना? कंपाउंड ए भरा था जिसमें 12% सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमको किसका? 4% यूरिया का। 4% यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो आपको पता ही है फॉर्मूला आपको क्या लगाना है यहाँ पर? पाई इक्वल टू क्या लगाना है बताओ? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और 4%, ये 4% क्या दे रखा है? ये सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करें जब सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है और हमको निकालना क्या है? मोलिकुलर मास, यानी कि एम को डिटरमाइन करना है हमने को अपने को। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे बताओ? फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए हमने को? WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब देखो इसमें इसको हम यूरिया को पाई 1 मान लेते हैं। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर WB की जो अमाउंट है वो कितनी दे रखी है? 4 ग्राम। 4% है ना? अरे 4% हत्या का ना है, तो 4 ग्राम दे रखी है। और MB क्या है? मोलेकुलर मास होता है। अब मोलेकुलर मास किसका देखना है हमको? यूरिया। बताओ बेटा यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। तो इसका मोलेकुलर मास कितना होगा बताओ? डिटरमाइन करो। 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2, 14 और 2 16, 16 और 12 28, 28 और 16 कितने कहेंगे?
28 और 16 कितने हो गए? 30, 40, 42 और 14, 42 और 14 56, 58 और 2 60। अब बताओ टोटल कितना हुआ? अरे यूरिया का जो मोलिकुलर मास आता है वो कितना आता है? डिटरमाइन कर लेना। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है ना, डिटरमाइन कर सकते हो। और आपके पास और क्या गिवन दे रखा है इसमें? और कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अमाउंट दे रखी है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट दे रखी है वो 100% में से 4% क्या है? यूरिया का सॉल्यूशन है। 100% में से 4%, तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या बचती है? 100 ml। तो नोट कर दो, पाई 1 इक्वल टू WB कितना है? 4/60 इंटू RT अपॉन 100। ग्राम में दे रखी है अमाउंट, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये तो आ गया किसके लिए? यूरिया के लिए। अब आपको 12% जो अदर सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि 12% जो कंपाउंड ए दे रखा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। ऑस्मोटिक, उसका निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% कंपाउंड ए। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम पाई 2। तो पाई 2 क्या बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी 12% क्या है? सॉल्वेंट ही है, वो सॉरी सॉल्यूट ही है। तो इसका भी फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। अगर ये ग्राम में इसकी अमाउंट दे रखी है तो यहाँ भी आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 का। अब देखो हेयर WB इक्वल टू 12 ग्राम, 12% है ना, इसलिए 12 ग्राम। MB ये आपको डिटरमाइन करना है, क्योंकि मोलिकुलर मास निकालना है किसका? कंपाउंड ए का। और चेक करो RT है रेंदो। ठीक है ना। ये दो चीज़ दे रखी हैं, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। पाई 2 इक्वल टू 12/MB इंटू RT अपॉन 100 ml में से ये, तो 100 इंटू 1000। अब सॉल्यूशन कैसे हो बेटा? आइसोटोनिक। इफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। और जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा? दोनों का इक्वल होगा। देन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज इक्वल। देन पाई 1 इक्वल टू पाई 2। तो क्या हो जाएगा? पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूँ बेटा, चेक करना है ध्यान से। ठीक है ना। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 निकालना है। अब आपको पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई 1 की वैल्यू क्या आ गई? ये रही। ठीक है ना। तो आपको पाई 1 की वैल्यू लिखनी है 4/6 इंटू RT अपॉन 100 इंटू 1000 इक्वल टू 12/MB इंटू RT अपॉन 100 इंटू 1000। ये वाली वैल्यू लिखनी है आपको। क्लियर है ना। चलो मैं थोड़ा सा लाइन इधर कर देता हूँ।
इंटू 1000। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो RT थे RT गया, 100 से 100 गया, 1000 से 1000 गया, तो क्या बचा यहाँ पर, और 4/60 इक्वल टू 12/MB, यही तो बचा। अब आपको MB की वैल्यू निकालनी है, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 12 इंटू 60/4, यही तो होगा। ये कितना आ गया, 3 बार 180 ग्राम। तो मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड A, यहाँ लिख सकते हैं आप, मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड A इज 180 ग्राम। ये डिटरमाइन हो गया। तो ध्यान रखना, पहले आपको ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो 180 ग्राम आपका यहाँ पर जो कंपाउंड लिया था 12% सॉल्यूशन में, A उसका मोलेकुलर मास आ गया, ठीक है ना। नोट करो बेटा आप फटाफट से इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। देखो वांट ऑफ एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, और उस सॉल्यूशन जब फॉर्म हो जाता है तो उस सॉल्यूट का जो मोलेकुलर मास होता है वो एक्चुअल मास से या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। ये बात बताई वांट ऑफ नाम के इस वैज्ञानिक ने, और इस बात को इसने बोला था कि सॉल्यूट का जो मोलेकुलर मास होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसने एबनॉर्मल मोलेकुलर मास को डिफाइन किया था, और इस एबनॉर्मल मोलेकुलर मास में इसने यही बात बताई थी कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो सॉल्यूशन का जो मोलेकुलर मास होता है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है सॉल्यूशन हैज़ इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन के पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ड्यू टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देयर मोलेकुलर मास इज चेंज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कारण जो सॉल्यूट का मोलेकुलर मास होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट में भी बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर तो डिपेंड कर रही थी। तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है उस पर जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं तो सॉल्यूशन की इन प्रॉपर्टीज़ के कारण इनका जो मोलेकुलर मास है उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, और इसको ही इसने बोला था एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। समझ में आ रही बात। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का जो मोलेकुलर मास होगा वो या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। किसके कारण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उनके कारण उसका जो मोलेकुलर मास होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलेकुलर मास बोलते हैं। और इस एबनॉर्मल मोलेकुलर मास को यहाँ पर हम आपके लिए बेटा डिफाइन भी कर देता हूँ। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एबनॉर्मल मोलेकुलर मास क्या होता है, ये बॉन्टॉफ नाम का ये जो वैज्ञानिक था ये इस बात को बता रहा है। इफ़ द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट। देखो, इफ डिसोसिएशन बाई सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में मिलाओगे
तो उस सॉल्यूट का या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। सॉल्वेंट के अंदर जाके तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। या तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा या फिर वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तभी तो सॉल्यूशन बनाएगा। इफ डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन of solute takes place, it in solvent। यदि जो सॉल्यूट होता है वो अपने आप को सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट करता है या एसोसिएट करता है, ठीक है ना, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स की नंबर होती है वो या तो कम होती है या ज़्यादा होती है, और जो मोलेकुलर मास होता है एंड मोलेकुलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, इज डिफर, molecular mass of solute is differ from actual mass। मास का मतलब मोलेकुलर मास। तो सॉल्यूट का जो मोलेकुलर मास होता है वो भिन्न हो जाता है, वो अलग हो जाता है किससे, उसके वास्तविक मोलेकुलर मास से। और ये चेंज किसके कारण आता है, ड्यू टू चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ड्यू टू चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज ये क्या कहलाएगा बता, चाहे जो लिख दो, दिस मोलेकुलर मास, कौन सा, जो अब आपको मास ऑब्टेन हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, दिस मोलेकुलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। इस मास को ही क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल मोलेकुलर मास बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूट का मोलेकुलर मास है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कारण चेंज हो रहा है, क्योंकि या तो सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। तो या तो घटेगा या बढ़ेगा, इक्वल तो रहेगा नहीं। तो क्या कह सकते हो, द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोल सकते हैं ना। जो सॉल्यूट का मोलेकुलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो मास है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कारण या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा। तो एक लाइन नोट कर दूं यहाँ, हैंस द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली proportional to colligative properties, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इस बात को।
और इस बात को बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था बेटा? वॉन टॉफ बता रहा था। अब देखो यहाँ पर वॉन टॉफ ने इस चीज़ को बता दिया कि जो सॉल्यूट होता है उसके मोलिकुलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो ये जो एबनॉर्मलिटी आई है अकॉर्डिंग टू वॉन टॉफ, इस एबनॉर्मलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें? इस एबनॉर्मलिटी को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए वॉन टॉफ ने कुछ अपने रिलेशन दिए हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो आप एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को यहाँ से नोट करो एक बार। तो देखते हैं वॉन टॉफ फैक्टर। वॉन टॉफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये चेक करते हैं बेटा। तो देखो वॉन टॉफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर आई, वॉन टॉफ फैक्टर को डिनोट करेंगे किससे? आई, टू एक्सप्लेन, किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था इस फैक्टर को? टू एक्सप्लेन द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एक्सप्लेन द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। दिस इज कॉल्ड वॉन टॉफ फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? वॉन टॉफ फैक्टर बोलते हैं। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन टॉफ ने एक फैक्टर दिया था और जिसको डिनोट किया है हमने आई से। इसको ही क्या बोलते हैं हम? वॉन टॉफ फैक्टर बोलते हैं। तो देखो इस वॉन टॉफ फैक्टर की वैल्यूज़ किस तरह से निकालते हैं हम। तो आई इक्वल टू क्या होता है? देखो आई इक्वल टू क्या हो सकता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसको तो हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। किससे करते हैं हम? एक्सपेरिमेंट से। और ये कैलकुलेटेड जो वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, इसको आपको दिया होता है इक्वेशन में। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जब आप ऑब्जर्व वैल्यू को निकाल रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही तो ऑब्जर्व करोगे कि कितने पार्टिकल्स इसके डिसोसिएट हुए हैं, कितने पार्टिकल इसके एसोसिएट हुए हैं। और अगर हमको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है तो ऑब्जर्व वैल्यू के लिए तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देने के बाद ही तो ऑब्जर्व करोगे, तो आफ्टर इसको तो क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? पार्टिकल्स को आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है ना। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब होता है कि आप कितना सॉल्यूट डाल रहे हो उस सॉल्वेंट के अंदर। तो बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन से, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है आपने, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
obtained after dissociation और एसोसिएशन। मतलब कितने पार्टिकल्स प्राप्त हुए हैं आपको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद, उसका डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है तब, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स obtained बिफोर, यानी कि पहले आप कितनी एक लेके चले, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट को आपने मिलाया है तो वो सॉल्यूट जो होता है वो उसके सॉल्वेंट में या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, इस बात को तो हम समझते हैं। अब देखो, हमको अगर ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है तो ऑब्जर्व वैल्यू के लिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया है उसके बाद उसका डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आप सॉल्यूट ले रहे हो, जो सॉल्यूट आप ले रहे हो वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले कितना था, ये क्या बताएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू को। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, ये जो वॉन्ट ऑफ होता है ये सब के इक्वल होता है। अगर ये सब इस तरह से हैं तो देखो डेल पी ऑब्जर्व्ड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड। वेपर प्रेशर कैसा, ऑब्जर्व्ड, और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, डेल पी कैलकुलेटेड। ये तो ऑब्जर्व हो गया और ये डेल पी कैलकुलेटेड अगर आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हो टेम्परेचर तो डेल टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई डेल टी कैलकुलेटेड। एलिवेशन होता है ना टेम्परेचर के अंदर, या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही है ना बात। चलो एक बार इसको डेल टी भी लिख देता हूं मैं। और अगर आपको यहां पर क्या करना है, डेल टी एफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई डेल टी कैलकुलेटेड, इस तरह से हम उनको निकाल लेंगे। ये तरीका बताया जा रहा है आपको निकालने का उनको, ठीक है ना। ये तरीका हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखो, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है और इस कंडीशन में यदि आई की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आ गई और उसमें जो आई की वैल्यू आपने ऑब्जर्व और कैलकुलेटर से निकाली है और वो 1 आ रही है, तो इस i इक्वल टू अगर 1 है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में देखो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल हो रही है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो इस स्थिति में सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट, ना तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही उसका एसोसिएशन हो रहा है। समझ में आ गई बात। अगर आई की वैल्यू 1 है तो सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है, और अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, आई इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, सॉल्यूट इज डिसोसिएट। और अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है।
ये हम वांट ऑफ फैक्टर से यहाँ पर अगर ये वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन होती हैं तो हमें सॉल्यूट की इस कंडीशन का आराम से ईजी वे में हमको पता चलता है। क्लियर आ रही है समझ में इस बात को? ध्यान से चेक करो बेटा। थोड़ा सा आपको ये अजीब सा लग सकता है, टिपिकल लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और ध्यान से इसको चेक करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप गौर करो बेटा इस पर। अब देखो, जो आपने जितनी भी जनरल इक्वेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑब्टेन की थी, जितनी भी जनरल इक्वेशंस ऑब्टेन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनको सॉल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अकॉर्डन किस प्रकार से हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखो, द जनरल इक्वेशन, the general equation of colligative properties of colligative properties show following change due to dissociation और एसोसिएशन। जो जनरल इक्वेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपने ऑब्टेन की थी, उनमें जो चेंज आता है किसके कारण? डिसोसिएशन, एसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन? पीछे लिख दूं, ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है, उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज आई थी। तो देखो, जनरल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आपको फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ था, सबसे पहले आपने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था RLBP के लिए, किया था ना? क्या ऑब्टेन किया था RLBP के लिए? मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ बेटा, फॉर RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना? क्या फॉर्मूला आया था? P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इक्वल टू XB। तो आप इसके साथ I का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चेंज आ जाएगा इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा आपने ऑब्टेन किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था बताओ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो क्या था बताओ? डेल टीवी इक्वल टू KB इंटू M। इसको मैंने KB लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए यहाँ पर B को लिख देते हैं। अब इसमें अगर चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? I से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इसमें हम मोलेलिटी की वैल्यू पुट करना चाहें, डेल टीवी इक्वल टू, अब देखो I मैं पहले ले लूँ, I इंटू KB, या सीधे सीधे लिख दूँ KB इंटू मोलेलिटी कैसे लिखी थी आपने बताओ? WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, अगर ये ग्राम में दे रखी है इनकी अमाउंट तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओनली हम I का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जो भी आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए फॉर्मूला यहाँ पर ऑब्टेन किए थे, उन सब के अंदर हम केवल और केवल I का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड आपने क्या लिया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था बताओ? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही आया था ना। अब इसमें आपको क्या कर देना है? आई का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब अगर मोलिलिटी की वैल्यू आप रखते हो तो बिल्कुल सेम इसी वैल्यूज को रख दो आप। मोलिलिटी की जो वैल्यू लिखना चाहते हो सॉल्यूशन की को, तो यही वैल्यू रख दो आप। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल टी एफ इक्वल टू, आइए पहले ले लूँ, आई के एफ इंटू डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए मल्टीप्लाई 1000। ये वाला फॉर्मूला आ गया ना। अब एक और बचा है बेटा, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। यहाँ लिख दूँ, चौथे नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला है। चौथा नंबर क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? पाई इक्वल टू क्या आया था? अरे ये आओ ना, पाई बी इक्वल टू एन आर टी, या आप इसको क्या लिख रहे थे? पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी को किससे डिनोट करते हो? पाई इक्वल टू सी आर टी। ई आयो ना लास्ट में, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब इसको आप इसके अकॉर्डिंग लिखो तो देखो, पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, ये हो जाएगा वन टॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में जो चेंज होगा फॉर्मूला में, वो मैंने सब आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो आप आराम से बेटा इनको चेक करो, और बिल्कुल वही फॉर्मूलाएँ जो आपको मैंने प्रूव करा दिए हैं सब के सब, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये प्रूव किया था हमने, ये भी किया था, ये भी किया था और ये भी किया था। इन सब के अंदर वांट ऑफ फैक्टर आई का हमने ओनली और ओनली मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो देखो, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बिटवीन क्या रिलेशन होता है? तो देखो बेटा, एक हम इमेजिन करते हैं कि एक सॉल्यूट ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो, सपोज ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल ले लिए भैया? ए मोल इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूट के ए मोल हैं और वो सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या कर दिए? डिजॉल्व कर दिए। अब देखो यहाँ पर, तो ये डिसोसिएट होगा, सॉल्यूट क्या होगा? डिसोसिएट होगा, और सॉल्यूट डिसोसिएट होकर अपने पार्टिकल्स को रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? एंड डिसोसिएट, ये जब डिजॉल्व किया डिसोसिएट होगा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं ना, डिसोसिएट इन एन पार्टिकल्स, मान लेते हैं एन पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट हो जाता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट
इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा। क्या मान लिया इसको हमने? अल्फ़ा। तो देखो बेटा, अब आपके पास ए मोल थे किसके? सॉल्यूट के। ए मोल आपने डिजॉल्व कर दिए सॉल्वेंट में, तो इसने बी पार्टिकल्स दिए। इसने क्या प्रोड्यूस किए? बी पार्टिकल्स दिए, ठीक है ना। और बी जो पार्टिकल्स दिए हैं वो कितने? एन पार्टिकल। मान लिया हमने? मान रहे? समझने की कोशिश करना। आपने सॉल्यूट को ए मोल लिया है, जब इसको आपने डिजॉल्व कर दिया सॉल्वेंट के अंदर तो ये डिसोसिएट होकर एन पार्टिकल्स ऑफ बी देता है। ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल्स ऑफ बी देता है। तो देखो, इनिशियल स्टेज में जो ए के जो मोल हैं उनको मान लेते हैं हम 1। और इनिशियल स्टेज में ये डिसोसिएट तो नहीं हुआ था और ना ही इसने कोई पार्टिकल रिलीज किए, तो इनिशियल स्टेज में ये क्या हो जाएगा? 0। अभी तक डिसोसिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करते हैं? डिसोसिएशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अब इसका डिसोसिएशन हो जाता है। जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये एक पार्टिकल माना था हमने, एक मोल माना था ना, तो इसमें से कितने पार्टिकल चले गए? मान लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या माना है? यहाँ पर अल्फा माना है, तो डिसोसिएशन कितना हुआ है अल्फा पार्टिकल्स का? तो 1 माइनस अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है हमारे पास? अल्फा। तो जब डिसोसिएशन हो गया एक मोल का तो इसमें से इतने मोल चले गए और इधर एन अल्फा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर आ गए बी की जगह पर। क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना बात? अब देखो, अब आप इसका ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ। नंबर ऑफ ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है अब हमको। तो देखो बेटा, आपके पास कितने थे इनिशियल स्टेज में? एक था। इसमें से कितने डिसोसिएट हो गए? अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर कितने आके इसके साथ ऐड हो गए? अल्फा पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ऑब्जर्व मोल में सबको जोड़ दो भाई। ऑब्जर्व मोल तो ये जितने आपने लिए हैं टोटल वो कितने के हैं? यही तो होंगे ना ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व मोल निकाल ले हो। अब थ्योरेटिकल मोल्स निकालिए सॉल्यूट का, या कैलकुलेटेड मोल निकाल लीजिए। थ्योरेटिकल कह सकते हैं इसको, कैलकुलेटेड कह सकते हैं, एक ही बात है। इसलिए इससे ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, थ्योरेटिकल मोल्स का मतलब होता है जो आप लेके चले हो। कैलकुलेटेड मोल्स का मतलब होता है जो आप लेके चले हो, ठीक है ना। कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल एक ही बात है। कितने मोल लेके चले बताओ? फर्स्ट में इनिशियल स्टेज में 1 मोल लेके आए, तो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मोल कितने कहेंगे? 1 मोल हैगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि ना आ रही? अब बेटाओ देखो, यहाँ पर मैं या नेक्स्ट और सॉल्व कर दूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करूँ मैं बेटा? देखो, इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको कि 1 माइनस, इन दोनों में तो मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लियो, तो क्या बचो? n माइनस 1। समझ में आ रही होगी बात? ये बात आपकी समझ आ रही है ना? n माइनस 1।
अब यहाँ पर लिख दो आप थ्योरेटिकल मोल्स, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक, अब आपको निकालना है भाई साहब वॉन्ट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लिखो I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है ना। I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, ऑब्जर्व मोल हो गया, ये ऑब्जर्व मोल हो गया ना, ये कितना आया 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, ये था ना भाई, ये तो आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, ये बिफोर डिसोसिएशन हो गया 1। ठीक है ना। अब हमको कैलकुलेट क्या करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो सकता है बताओ, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो सकता है। आप मैथ के हो, इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के लाओ, लाओ। I माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1, चेक कर लो भैया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने यहाँ पर निकाल दी। अब इसी तरह से हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। जैसे डिसोसिएशन कैलकुलेट करिए ना, ऐसे ही हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल को आप गौर से देखेंगे, जब एग्जाम्पल को आप गौर से देख लेंगे ना, तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। ठीक है ना। तो नोट करो इसको, एसोसिएशन निकालते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। किसके लिए, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जिद निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए। तो चलो लिखो, और चाहे मत लिखो इसको। देखो बेटा, मान लेते हैं सपोज n मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएशन, सपोज n मोल्स ऑफ n मोल्स molecules, n molecules of solute associate to form a molecule and degree of association is, इसको भी क्या मान लेते हैं हम, अल्फ़ा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। तो देखो वही चीज़ ले लो आप, ये आपने और ये V, यहाँ पर मान लेते हैं क्या हम, इनिशियल स्टेज में ये आपका सॉल्यूट है। यहाँ से ये सॉल्यूट के जितने भी पार्टिकल्स आप सॉल्वेंट में मिलाओगे तो यहाँ पर वो एसोसिएट होंगे बेटा। क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। समझ में आ रही बात। तो एसोसिएट होंगे तो इसके साथ जाके वो जुड़ जाएंगे
एसोसिएट का मतलब होता है कि जैसे बेंजीन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिजोल्व करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है, तो मोलिकुलर मास में उसके में एबनॉर्मलिटी आई है कि ना आई, डाइमर बनावेगो तो डबल हो जाएगा ना मोलिकुलर मास। तो इसी तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप निकालो तो ये यहाँ पर क्या बन गया, डाइमर। अगर 2 अणु जुड़े तो डाइमर, 3 अणु जुड़े तो ट्राइमर और 4 अणु जुड़े तो क्वार्टरनर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। तो देखो इनिशियल स्टेज में जो मोल्स हैं वो कितने थे, इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में मोल कितने के लिए बेटा है आप 1, और इनिशियल स्टेज में ये कितना ही रहेगा 0। समझ में आ गई बात। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो इसमें से तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे यहाँ से तो, और यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना आपस में। तो इसको किस तरह से आप डिनोट करोगे बताओ, अल्फा सॉरी जितने भी एसोसिएट हुए हैं उनमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पार्टिकल्स यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं। ठीक है ना। तो अब आप निकालो नंबर ऑफ ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों ने जोड़ दो इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n। समझ में आ रही बात, दोनों हमने जोड़ दिए। अब थ्योरेटिकल मोल्स बताओ बेटा कितने के, अरे थ्योरेटिकल मोल्स बताइए, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने के लिए तुमने, 1 लियो ना, 1 ही तो लियो। अब अकॉर्डिंग टू बॉन्टॉफ के द्वारा लिखो इसको, यानी कि I इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, पहले तो एक बार तो देखो आफ्टर एसोसिएशन और उसके बाद देखेंगे हम बिफोर एसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मोल्स हैं बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो निकालो, देखो देखो बेटा इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्व मोल्स कितने के, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n डिवाइडेड बाई 1, यही आएगा ना, चेक करो यही आएगा ना। अब इसको चेक करिए बेटा, अब देखो ए के नीचे से हटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे ए के नीचे से हटा दें हम, आई इक्वल टू बच रहा है तो क्या बचेगा, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, यही तो बचा है ना। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं हम, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे में n को एलसीएम ले लेंगे, n को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा और ये n अल्फ़ा आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा, n माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n। इसी तरह से सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एन आई इक्वल टू n माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, देखो बेटा, अब देखो भाई साहब
अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इधर से n को इधर ले आते हैं, तो एन आई माइनस एन इक्वल टू क्या बचा, अल्फ़ा माइनस एन अल्फ़ा, ईद को लिख दियो, ईद को लिख दियो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अल्फ़ा माइनस एन अल्फ़ा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यह वैल्यू है, तुम यहाँ ले जाओ, यहाँ दिखाई नहीं देगी, देखो मैं यह लिख रहा हूँ कहाँ, इस जगह पे, और लिख दूँ, थोड़ा सा ध्यान दें, डू ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। तो देखो ये एन तो इत को ले लियो, तो एन आई माइनस का हो गया एन, और अब यहाँ पर ये अल्फ़ा को मैं पहले लिख रहा हूँ और एन अल्फ़ा को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एन कॉमन आ गो, क्या बच गया, आई माइनस वन, यहाँ अल्फ़ा कॉमन आ गो, क्या बच गया, वन माइनस एन, ठीक है ना। अरे सही आ रो कि ना आ रो। अब यहाँ में ते मोरे का आज तुम अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना हो ना, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन इंटू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला आ गया। ये किसके लिए आ गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर को आज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूट की जो एसोसिएशन डिसोसिएशन जो अमाउंट है उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, और वांट ऑफ ने सॉल्यूट के लिए एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को डिफाइन किया है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। और आपने देखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर का ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आपका चैप्टर भी बेटा यहाँ फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं वो बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके।